नमस्कार। इधर भारतीय सेना को लेकर के कुछ खबरें ऐसी भी चल रही हैं जिस पर जिसको देख के भरोसा नहीं होता है कि ये वही भारतीय सेना है जिस पर हम लोग अ, जिसके प्रक्रिया पर हम लोग भी गर्व किया करते थे। भारतीय सेना पर तो हमेशा से गर्व रहेगा, हमेशा रहा है और मरते दम तक रहेगा। लेकिन कई प्रोसेस में ऐसे हो गए हैं जिसकी वजह से कभी-कभी दिक्कतें सामने आ रही हैं और वो दिक्कतें यूँ तो हो सकता है क्षणिक हों, कुछ दिनों के लिए हों, कुछ वक़्त के लिए हों, कुछ पल के लिए हों, लेकिन वहाँ हो रही हैं तो इसलिए दिक्कत है और वो खबरें भी बन रही हैं। अभी हाल में आपने सुना ही था कि जो नए बच्चों के लिए जिनकी भर्ती होनी थी सैनिकों की, उनको 2.5 साल से भर्ती नहीं हो रही है और उनकी एक अलग तरीके की समस्या आ रही है। और इस बीच में एक बहुत ही दुखद घटना भिवानी की भी हुई, जहाँ पर एक बच्चे ने आत्महत्या तक कर ली और उसने अपने पिता को चिट्ठी में ये तक लिखा कि माफ़ करना आप अगली बार मैं मुझे आप जो है वो सेना की वर्दी में देखोगे। मतलब इतना निराश हो गया था। दूसरी तरफ आज ही एक ऐसी खबर छपी है जिसमें ये कहा गया है कि कुछ सैन्य कर्मियों की पेंशन आज 4 अप्रैल हो गई है, अभी तक नहीं पहुंची है। भारतीय सेना में ये अप्रत्याशित रहा है, अभी तक बहुत रेयर ही शायद ऐसे उदाहरण रहे हों, जब पेंशन में आने में दिक्कत हुई हो। तो ये एक ऐसा मसला है जिस पर बातचीत ज़रूरी है। हम इसमें निश्चित रूप से भारतीय सेना पे कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, उसके अदम्य साहस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, उसकी व्यवस्था पे कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन जो कहीं पेच ढीले हो गए हैं, उन पर ज़रूर सवाल उठा रहे हैं और तत्काल चाहेंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसको तत्काल इसको हल करें और जो भी समस्या सामने कम से कम नज़र आई, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो इमेज पर फ़र्क पड़ता है जिससे भारतीय सेना पर, तो इसको कृपया ध्यान रखें। वैसे इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनरल यश मोर हैं। जनरल साहब नमस्कार और आपका स्वागत नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में कि आपने समय दिया। ये पहले तो मैं बात करना चाहूँगा ये पेंशन वाली बात पे जो आज एक खबर हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है, उसको देखते हुए कि क्या ऐसी घटनाएँ, ऐसी बातें पहले भी हुई कि पेंशन में देरी हुई हो और इस तरीके की ऐसी घटनाएँ आपको क्यों लग रहा है कि क्यों हो रही हैं? क्या कारण है? यशमोर साहब। थैंक यू श्रीवास्तव जी, हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करके। और आप जिस तरीके से ये भर्ती का मसला है या फौज का मसला है, जिस तरीके से आप बात करते हैं इन पे मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करके कि एक शुक्रिया। बहुत ही एक अच्छे माहौल में हम, क्योंकि देश की सुरक्षा से संबंधित हैं, फौज की सब इज्जत करते हैं और हमें तो बहुत इज्जत मिलती है। हम तो इसी चीज से बहुत है कि हमने इतने साल वर्दी पहनी और आज भी हमारी इज्जत है, तो इसलिए अच्छा लगता है आपसे बात करके। तो चलो, अब मुद्दा आपने उठाया, आर्मी को लेके 2-3 चीजें हुई हैं, लेकिन आप खास तौर पे बात करना चाहते हो पेंशन की। तकरीबन 80,000 लोगों की पेंशन जो है इस बार अकाउंट क्रेडिट नहीं हुई है। 4 मई हो चुकी है, ठीक है। और ये जो है मसला बहुत दिनों से चल रहा है। ये डिजिटाइजेशन के चक्कर में, टू पुश डिजिटाइजेशन को, आप सोचो हमारे जैसे ऑफिसर्स की अगर पेंशन नहीं आई, जो पढ़े लिखे हैं, टेक सेवी हैं, वो अपने आप को नहीं अपडेट कर पाए हैं उस वेबसाइट पे जाके, एक स्पर्श वेबसाइट है उसके ऊपर जाके, या अपना एनुअल जो एक लिविंग सर्टिफिकेट है वो आपने कहीं जाके ये बताना पड़ता है कि आप लिविंग हैं और उसको जमा कराना पड़ता है। उन्होंने वो डेट बढ़ाते जा रहे थे, उन्होंने 31 मार्च लास्ट डेट रखी थी, बट उसमें इतने टेक्निकल ग्लिच हैं कि उसमें आपकी आईडी क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, फिर आपके पास आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या नहीं है, पीपीओ नंबर अलग है। तो आप सोचो अगर ऑफिसर्स की ये हालत है, तो जवानों जो गांव देहात में रहते हैं, जो विडोज हैं हमारी, जो शायद इतने सक्षम नहीं है या टेक्नोलॉजी से इतना वो नहीं है, उनकी पेंशन को लेके कैसा उनके चल रहा होगा मैं बता नहीं सकता। बट ये सिचुएशन रियल है, ये फैक्ट है। और जो मेरी जानकारी है, तकरीबन 80,000 लोग ऐसे हैं जिनको कि इस महीने की पेंशन उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई है। जी, 80,000 लोगों की नहीं हुई। ये ठीक है कि सेना ने समय दिया होगा या करने की कोशिश की होगी, या प्रोसेस में ये हुआ होगा। लेकिन मेरा मानना है और जो और लोगों से मेरी जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इतना मामला
तकनीकी वाला बना दिया गया है, जिस वजह से दिक्कत आ रही है। अभी तक ऐसी दिक्कतें नहीं आती थी। तो अगर इनको एक टाइम बाउंड था तो उसकी खुद की पहल, सैन्य कर्मियों की भी पहल होती है और मंत्रालय की तरफ से पहल होती कि उसको वो करेक्शन किया जाता। आपको क्या लगता है कि अब इसमें आगे क्या हो रहा है और क्या दिक्कतें हैं और वो क्या हल हो जाएगा, या मंत्रालय इसमें कुछ सक्रियता से सोच रहा है, कर रहा है? क्योंकि आपकी, जैसा कि इतना मैं जानता हूं कि आपकी अक्सर बात होती रहती है वहां के लोगों से, तो आपको क्या लग रहा है इसमें? मैं एक चीज तो बता दूं कि जो आर्मी हायरार्की है वो पूरी इस चीज से सजग है, और उनकी मतलब सिंपैथी भी है और उनकी कोशिश भी है। तो मैं ये कभी भी ये फीलिंग नहीं किसी को देना चाहता कि आर्मी में जो सर्व कर रहे हैं, जो इस डिपार्टमेंट को देखते हैं, कि उनकी किसी प्रकार से कहीं नेग्लिजेंस है। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारी जो सीडीए पेंशन इलाहाबाद में है वहां, और उस टेक्नोलॉजी को लेके लेके प्रॉब्लम्स हैं, जिसको कि मैं ये मानता हूँ पहले जो था ना, हम क्यों ये नए नए सिस्टम लेके आते हैं जिसको कि इतना मुश्किल हो जाता है फॉलो अप करना। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है पेंशन देना, जो जैसे कि पहले थी। बैंक अपने आप कंफर्म करेगा ये जी रहा है या क्या है, बिकॉज बैंक के साथ एक इंडिविजुअल का, एक बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, एक इंडिविजुअल कनेक्ट होता है। तो इट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी द बैंक्स टू डिसबर्स पेंशन। अब होगी है, बैंक से चली गई पावर पीसीडीए के पास इलाहाबाद से। तो ये बैंक भी जो है अपनी तरफ से पेंशन, नहीं तो बैंक क्या करता था, नहीं भी आती पेंशन तो बैंक वाज ड्यूटी बाउंड टू क्रेडिट दैट मनी इनटू द पेंशनर्स अकाउंट 1 तारीख को। तो वो, अब मुझे ये पता, सुबह मेरी बात हुई है, जानकारी मिली है कि शायद अभी वो उस पे मतलब बहुत हायर लेवल पे बातचीत चल रही है। शायद 1-2 महीने का और ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, और जल्दी ही जिसको पेंशन नहीं मिली वो क्रेडिट हो जाएगी इस हफ्ते, जहां तक मुझे लगता है। मैं सिविल कर्मियों के बारे में ज्यादा जानता हूँ, आप सैन्य कर्मियों के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं। और क्योंकि सैन्य कर्मियों को लेकर मैं इसीलिए कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सिविल कर्मियों में अक्सर ये होता है कि पेंशन के लिए लाले पड़ जाते हैं। खासतौर से पहली पेंशन जब शुरुआत करानी होती है तो उनकी चप्पलें घिस जाती हैं। तो क्या ऐसा सेना में भी होता है, या उसमें भी मतलब कुछ काम करने की एवज में कोई चाहत कहीं होती है? मुझे नहीं पता है, लेकिन क्या ऐसे लोग परेशान होते हैं, परेशानी का कारण होता है? और अगर होता है तो बहुत दुखद है ये। नहीं श्रीवास्तव जी, पहले बहुत होता था। पहले पेंशन क्या, अपने क्लेम पास कराना भी अपना, स्पेशली रिटायरमेंट के टाइम जूते घिस जाते थे फाइनल क्लेम लेने में, और फिर महीनों लग जाते थे पेंशन स्टार्ट होने में। लेकिन अब मैं ये बता दूं, टू द क्रेडिट ऑफ द आर्मी, ये मैं आर्मी की गारंटी दे रहा हूं आपको, जिस दिन आप रिटायर होते हो, जिस दिन आपको उससे 15 दिन पहले आपका पेंशन अकाउंट नंबर, आपकी सारी फॉर्मेलिटी आपके हाथ में आ जाती है। एवरीथिंग इज बहुत अच्छे तरीके से इस पे। और ये जनरल विक्रम के टाइम शुरू हुआ था, जब उन्होंने डायरेक्टरेट बनाया था वेटरन्स का। तो टुडे वी हैव अ वेरी एफिशिएंट सिस्टम, यू नो, एवरीथिंग इज क्लियर। सब कुछ तकरीबन हो जाता है, कुछ केसेस इंडिविजुअल केसेस होते हो, मैं कह नहीं सकता हूँ, बट एवरीथिंग इज क्लियर। आर्मी की तरफ से जो है, जिस दिन जवान या ऑफिसर पेंशन आता है, अगले महीने से उसकी पेंशन आनी बैंक में स्टार्ट हो जाती है। तो सिस्टम इज क्वाइट एफिशिएंट एज फार एज द सर्विस हेडक्वार्टर्स इज कंसर्न। ओके। अभी ये जो हुई है पेंशन का मामला, ये मतलब एक लगातार चलती रहने के बाद एक ब्रेक हुआ है, या इस तरीके की कोई तकनीकी जो बाधाएं थी, आप बता रहे हैं कि अपडेशन में कुछ समस्या थी, इस वजह से यही हुआ है, या कुछ और भी मामले आप समझ रहे हैं? मुझे लग रहा है वही अपडेशन को लेके है। एक स्पर्श एक वेबसाइट है जो उन्होंने बनाई, कि आपको उस वेबसाइट पे जाके लॉग इन करना है, उस पे अपना जो है लिविंग सर्टिफिकेट आपने एनुअली अपलोड करना है। और वो, तो उसमें जो है हर नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं उस वेबसाइट के साथ। जो है काफी टेक्निकल इश्यूज हैं उसमें, जो कि सिंपल होना चाहिए। मतलब जैसे आप पेटीएम से या यूपीआई यूज करते हैं, उस तरीके का क्यों नहीं हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी, हमारे पास लेटेस्ट होना चाहिए बिल्कुल, कि आपने अपने हाथ से थंब इम्प्रेशन लगाया, उसको पता लग जाए कि हाँ यार ये मतलब पर्सन इज लिविंग एंड उसकी पेंशन चलती रहनी चाहिए। और कुछ जो ब्यूरोक्रेटिक रूल्स है उनको भी चेंज करो, सिंपल करो इसको। मैं तो इतना ही बताऊंगा कि जी, हम ये आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में ही ये समस्या हल हो जाएगी और भविष्य में नहीं होगी, क्योंकि भारतीय सेना का जो रिकॉर्ड रहा है अपने आप में, वो बहुत अद्भुत रहा है, और जिस पे कोई सवालिया निशान, जैसा कि आपने बताया,
नहीं रहे हैं, अब कम से कम नहीं होते हैं, क्योंकि खासतौर से बहुत ट्रांसपेरेंसी आ गई है पूर्व जो अधिकारियों की सक्रियता की वजह से। अब वही एक दुखद प्रसंग जिस पर हम लोग काफी लंबे समय से चर्चा चलते रहे हैं, नए सैन्य कर्मियों की भर्ती ना हो पाना, 2.5 साल से नहीं हो पा रही है और अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। मैंने अपनी तरफ से भी कोशिश की थी कि इस पे कोई जवाब सरकार की तरफ से मिल जाए। मुझे भी दुख है कि इस पर कोई वहां से जवाब नहीं मिला है। आखिर क्या कारण है? और इस समय इस भिवानी में जैसे कि एक बच्चे के बारे में मैं खबर पढ़ रहा था कि उसने आत्महत्या तक कर ली, और जो जो चिट्ठी लिखी है वो बहुत ही दुखद है और बहुत ही मर्मस्पर्शी है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? और क्योंकि आपने उस बच्चे के परिवार वालों से भी शायद बातचीत की थी और कुछ और किया था, आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए, फिर उसके बाद हम लोग और पीछे आते हैं। तो ये क्योंकि मैं इसी इलाके से हूँ, भिवानी मतलब ज्यादा दूर नहीं है मेरे गांव से, मैं हिसार में मेरा गांव है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि इस इलाके में जब लड़के जो है ना तकरीबन 9वीं 10वीं से बहुत फाइट मारते हैं, बहुत रनिंग करते हैं, बहुत ट्यूशन लेते हैं, एकेडमी अटेंड करते हैं, माँ बाप जो है 1.5-2 लाख रुपया खर्च करते हैं बच्चे के ऊपर कि जब भर्ती होगी तो उसमें जाएगा, और एक भर्ती में होता भी नहीं है बच्चा, फिर मेडिकल भी होता है, फिर रिटर्न एग्जाम होता है। तो अफसर बनना है या सिपाही बनना है, दोनों में बहुत फाइट मारनी है और बहुत मुश्किल है। तो ये 2.5 साल से रीजन पहले तो कोरोना का देते रहे, लेकिन कोरोना का रीजन फ्लैट हो गया जब रैली हो रही है, मेले हो रहे हैं, फिर ऑफिसर्स की सारी एकेडमी फुल चल रही है। एसएसबी के अंदर जहां सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, वो सब के सब पूरे 250, 300, 400 बच्चे एक दिन रिपोर्ट करते हैं। हमारी किसी भी एकेडमी में कोई डिले, एक भी बैच का डिले नहीं हुआ है। फिर जवानों के साथ ऐसा क्यों है? या तो मुझे लगता है जो ऊपर डिसीजन लेने वाले हैं वो इस इश्यू को समझते नहीं है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो या मिलिट्री लीडरशिप में हो या पॉलिटिकल लीडरशिप में हो। शायद उनके घरों से कोई फौज में सिपाही पहले भी नहीं था, ना है ना होगा, तो उनको वो समझते नहीं है दर्द क्या होता है सिपाही का, क्यों नहीं हो रही है भर्ती। ये टूर ऑफ ड्यूटी, अग्निवीर, अग्निपथ, ये नाम बड़े अच्छे हैं लेकिन इनमें कुछ सब खोखलापन है। आप कैसे सिपाही को बोलो 3 साल के लिए आ जाओ, फिर 5 साल के बाद चले आना, फिर कुछ को 14 साल बाद भेज देंगे, फिर जो बचेंगे उनको पेंशन देंगे। आप क्या करोगे 3-4 साल के बाद? ये कहाँ जाएंगे? कहाँ से? जॉब तो है नहीं, पैरामिलिट्री में आप ले नहीं रहे हो इनको। तो ये पूरा का पूरा तंत्र जो है ना, ये आने वाला है, मुझे लगता है ये डिस्कशन चल रहा होगा बहुत हायर लेवल पे। फिर सीडीएस नहीं अपॉइंट किया आपने, कब से जनरल रावत के देहांत को कितना टाइम हो गया? हम सोचे थे कि आर्मी चीफ की वेट कर रहे हैं, वो भी रिटायर हो गए। तो उस ऑफिस ने जहाँ हेड करना था, हेड ही नहीं है वो उस ऑफिस का, जिसने गवर्नमेंट के साथ स्टोर ऑफ ड्यूटी पे काम करना था। तो मुझे सचमुच में अचंभा है कि इतने अच्छे इंपॉर्टेंट इशू पे कोई भी आधिकारिक कोई स्टेटमेंट नहीं आती है, कोई मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड रियली। जैसा कि मेरी जानकारी है कि पूर्व सेना अध्यक्ष ने, जिनका निधन पिछले दिनों दुर्घटना में हो गया था, उन्होंने एक इस पूरे प्रोसेस को सैन्य कर्मियों की भर्ती को लेकर के नए तरीके से हुआ था। हुआ क्या था, नहीं हुआ था, अभी सब जिन 3 शब्दों का आपने जिक्र किया कि 3 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल जो भी है, अब इसको भी समझना जरूरी होगा कि क्या ये कितना गवर्नमेंट इस पे फैसला नहीं ले पा रही, क्योंकि काफी लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही है। आप 3 साल की भर्ती सैनिकों के लिए करके क्या साबित करना चाहते हैं? 3 साल के लिए अपनी जान देने के जो जज्बे हैं उसके साथ में, वो उस पर कितना उतरेगा? 5 साल की नौकरी के लिए वो जान देने के जज्बे के साथ कितना आएगा? हम अगर सिविल सर्विसेज में देख लें, 3 साल और 5 साल के जितने भी खेल होते हैं, अगर इन नेताओं से पूछ लिया जाए तो 5 साल वाले में सिर्फ भ्रष्टाचार करने लोग आते हैं, माफ कीजिएगा, ज्यादातर लोग। तो वो आप जज्बा यहाँ 3 साल और 5 साल की नौकरी में नहीं कर सकते। आप क्या, ठीक है, देश के सामने एक समस्या हो सकती है, पेंशन की समस्या हो सकती है, भर्ती लगातार है, उस फौज को जैसा कि मेरी जानकारी है 13-14 लाख की बड़ी फौज है हमारे देश की, और उसमें रिटायर होते रहे हैं लोग, उसके बाद उनको पेंशन की भी बात आती है। लेकिन पेंशन कम हो, ज्यादा हो, इस पे तो सवाल उठ सकता है, उस पे तो बात हो सकती है। लेकिन आप 3 साल की नौकरी दे करके इससे क्या साबित करते हैं? बैठ करके क्या साबित करना चाहते हैं? जैसे अभी भी कुछ सेना के
एक उसमें है जो श्रेणी है जिसमें 2-2 साल 3 साल के लिए लोग अफसर बनते हैं, और वो ऑर्नामेंटल मुझे लगता है ज्यादा होता है। ठीक है, उनका अपना शरीर ठीक होता है, बाकी जज्बा होता है, लेकिन वो ऑर्नामेंटल ज्यादा होता है। अगर मैं गलत हूं तो जरूर मुझे टोक दीजिएगा। तो ये व्यवस्था जो सुनी जा रही है अभी, क्योंकि पक्की नहीं है, अभी कहीं से बात नहीं हो रही है, तो आपको क्या लगता है इस पे कुछ सरकार दोबारा सोच रही है? जैसा कि देर हो रही, तो इसका मतलब सरकार सोच रही है कि सही में वायबल है कि नहीं है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है सरकार निश्चय कर चुकी है, इसीलिए भर्ती नहीं हो रही है। ये फैसला हो चुका है। जो मुझे कोई ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है, ना मैंने किसी इस लेवल पे किसी अधिकारी से बात करी है, तो ये डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से। बट मुझे जो लगता है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, नहीं तो भर्ती हो चुकी होती। आप अगर 2.5 साल और अभी 6 महीने और अगर हो गए, 3 साल अगर आप भर्ती नहीं करेंगे, 1.5 लाख बच्चे जो है नौकरी से हो रहे, इनकी हमें कमी महसूस होगी जब ये प्रमोशन के लिए आएंगे। इन्हीं में से जेसीओ बनने थे, सूबेदार मेजर बनना था, किसी ने हवलदार बनना था, किसी ने, ये कहाँ जाएंगे ये सब? तो देन बी ह्यूज वैक्यूम। मतलब जो है इसको कैसे, क्यों नहीं फौज ट्रेनिंग सेंटर खाली पड़े हैं, बिल्कुल खाली पड़े हैं, जहाँ इतना ट्रेनिंग स्टाफ है, इतनी फैसिलिटी है, लाखों हजारों करोड़ रुपए के फैसिलिटी बनी हुई है ट्रेनिंग देने के लिए, सब खाली पड़ी हुई है इतने दिनों से। तो ये फैसला तो मुझे लगता है किसी ना किसी दिन आने वाला है, ये टूर ऑफ ड्यूटी जिसको अग्निपथ, अग्निवीर, तो ये लोग आएंगे फोटो खिंचवाने के लिए, इस टाइप के लोग आएंगे इसके अंदर। मुझे लगता है जो नकली जो देशभक्ति जो नजर आ रही है आजकल युवाओं में, कि बस उन्माद है कि हम कुछ कर देंगे और ये वो, हमें चाहिए सीरियस सोल्जर। हमें चाहिए सीरियस सोल्जर जो यूनिटों में जाके 8-10 साल में एक सिपाही ऐसा बनता है कि वो इंडिविजुअली कोई एक्शन करके सेक्शन लेवल पे, जहाँ 10 लोग होते हैं। तो 3 साल में आपकी बात सही है, 3 साल 5 साल वाला जो है उसकी कितनी कमिटमेंट होगी अपनी यूनिट के लिए, अपने काम के लिए, और फिर उसके आगे अगली बार ये लटक रहा है मेरे इसके बाद मेरा क्या होगा, क्योंकि जॉब है नहीं बाहर। रिटायर होते कोई जॉब नहीं है फौजियों के लिए। मैं आपको समझा दूं, सब कहानियां हैं, कॉर्पोरेट ले लेगा, फलाना ले लेगा, सबको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए बस, और कुछ नहीं। कोई बहुत ही रेयर है किसी फौजी एनसीओ जेसीओ को कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, सब तो ये बट सरकार है, उनके पास सारे इनपुट हैं, सारा डेटा है, और समझदार लोग ऊपर बैठे हैं। तो मुझे लग रहा है वो भी कोई नेशनल इंटरेस्ट में देखते हैं, कोई अच्छी स्कीम ही लाएंगे। मैं तो पॉजिटिव इंसान हूँ, तो यही सोच रहा हूँ, देखते हैं। नहीं, आपकी पॉजिटिविटी में एक सवालिया निशान भी उठ रहे हैं, और ये सच बात है कि जो फौज से सैनिक निकल रहा है वो अगर सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के लिए, सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी को बुरी नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो उस स्तर पे जो उसका काम, जो उसने अनुभव हासिल किया होगा, उससे कैसे कोरिलेट कर पाता हूँ? देखो नहीं कर सकता ना। आप सोचो, मैंने पिछली बार बताया था, इतने स्पेशलाइज्ड ट्रेड है आर्मी के अंदर, 250 करीब ट्रेड है। आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, रेडियो ऑपरेटर हैं, रेडियो मैकेनिक हैं, टैंक्स के मैकेनिक हैं, टैंक चलाने वाले लोग हैं, तो बीएमपी चलाने वाला, एयर डिफेंस के जो रडार कंट्रोल करते हैं, एयर डिफेंस की मिसाइल जो फायर करते हैं, इंजीनियर्स के हैं जो ब्रिज बनाते हैं, जो ये मतलब माइन लगाते हैं। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड टास्क है। इतने सारे टास्क हैं जो जवान करते हैं ट्रेनिंग के बाद, इतने कोर्सेज होते हैं। तो ये तो इतना बड़ा गैप दे दिया, कहाँ जाएंगे? और इतना काम करके फौज में, इमेजिन जो टैंक चलाता है, 10-15 करोड़ रुपए का टैंक को जो ठीक कर सकता है, वो फिर क्या गार्ड खड़ा होगा किसी बैंक के बाहर? क्यों किया उसने फिर इतना काम? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास है नहीं इनको अब्जॉर्ब करने के लिए टेक्निकल मैन पावर को, जो फौज से इतनी मेहनत के बाद, इतना पैसा खर्च होने के बाद जो है शख्स को हम ट्रेनिंग देते हैं। मेरा खुद एक अचानक सवाल दिमाग में उठ रहा है कि अगर 3 और 5 साल की फौज जमा की जा रही है, तो फिर तो उनके नंबर्स भी मल्टीपल हो जाएंगे। अभी तो मान लीजिए, अभी जो क्षमता है वो, और क्या देश में सोचा जा रहा है कि अगले 15 साल बाद क्या 50 लाख की सेना करनी, इस तरीके की जो टेम्परेरी सेना रखी जाए, और 10, 12, 15 लाख की परमानेंट सेना रखी जाए, ऐसा कुछ सोचा जा रहा हो तो बात दूसरी है। मुझे तो ऐसा कुछ आसार नजर नहीं आते हैं। श्रीवास्तव जी देखो, पहले ही जब से हमारी पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस कितनी होती थी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, चंद यूनिटें होती थी। अभी उनकी संख्या फौज से ज्यादा होने वाली है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी, पंजाब की प्रॉब्लम, कश्मीर की प्रॉब्लम, नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम, हिंदू मुस्लिम दंगे करते करते इंटरनल हमारा देश इतना समस्याओं से घिरा रहा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की इतनी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। और फौज तो जो है, मेरा मानना है कि स्ट्रेंथ हमें कम करनी चाहिए। ऐसा मॉडर्न आर्मी
ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करना चाहिए, बट उसके और तरीके हैं, वो आइडेंटिफाई करने हमने कौन सी जगह पर हम जो है टीथ टू टेल रेशियो जो कहते हैं, कौन सी अपॉइंटमेंट्स ऐसी हैं, कौन से जगह ऐसी है जहां यूनिफॉर्म वाले सिपाही की जगह हम दूसरे ढंग से काम कर सकते हैं। तो संख्या नहीं बढ़ सकती है, आई थिंक कम ही कर सकते हैं अगर फ्यूचर में अगर हमने पेंशन बिल बचाना है, सैलरी के खर्चे बचाने और मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा निकालना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचा के रखना है, तो आपको स्ट्रेंथ तो कहीं ना कहीं आपको कैप करनी पड़ेगी या कहीं ना कहीं फ्यूचर में रिड्यूस करनी ही पड़ेगी। पता नहीं कैसे ये क्या हो रहा है और क्या चीजें, क्योंकि मैंने तो आपसे बात इसलिए की कि आप अपडेट रहते हैं। और ये भिवानी वाला बच्चे के साथ जो घटना हुई, उस घटना के आप दुष्परिणाम क्या देख रहे हैं? क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा जैसे कि आपने वहां बातचीत भी की थी उन बच्चों के माँ बाप से या परिवार में किसी से, तो आप उससे दुष्परिणाम क्या देख रहे हैं? दुष्परिणाम तो बच्चे हताश हो रखे हैं, बहुत हताश हैं, बहुत डिस्पोंडेंसी है, बहुत नेगेटिव फीलिंग है नौजवानों में, जो कि क्योंकि हम आज पब्लिक स्पेस के अंदर हैं, हम अपने ककून में तो है नहीं कि रिटायर हो अपने घर बैठ गए। मैं तो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह लाखों बच्चों को इंस्पायर करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ ऑफिसर बनने के लिए या अपनी जिंदगी सुधारने के लिए। वो सबके साथ हर दूसरा सवाल मेरे पास ये आता है, हर दूसरा सवाल आप मेरे किसी भी टाइमलाइन में जाके देखना, कोई भी सीरियस मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूं, लेकिन हर दूसरा सवाल यही आता है, सर बताएं भर्ती कब, सर बताएं भर्ती कब। इतना मतलब एक बात हम कोई और कर रहे हैं, लेकिन हर दूसरा सवाल यही है हमारे से लोगों से कि सर बताओ भर्ती कब होगी, बताओ भर्ती कब होगी। अब क्या जवाब दें? जी, तो अभी भी अधर्म में मामला लटका हुआ है, जबकि पिछली मुझे याद जैसा पड़ता है 5 मार्च को दिल्ली में जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन हुआ था, लोग आए थे, बच्चे दौड़ दौड़ के आए थे, एक सज्जन तो 300 से ज्यादा किलोमीटर तक पैदल दौड़ करके आए थे, एक झंडा लेकर के, वो भी तिरंगा लेकर के आए थे वो, और बहुत सारे ऐसे ही बच्चे थे। तो बच्चों में जो जज्बा है वो खत्म ना होने पाए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। और निश्चित रूप से सरकार कुछ सोच रही होगी या अभी बताने का समय नहीं आया। अब मैंने भी कहना बंद कर दिया है कि साहब जल्दी आने वाला है, जो कि मुझे जो संकेत दिए जाते थे वो जल्दी वाले होते थे, लेकिन अब नहीं मिल रहे हैं। तो हम आशा ही कर सकते हैं, और हम ये भी आशा कर सकते हैं कि भारतीय सेना के किसी भी विंग में, चाहे वो पेंशन वाले विंग हो, चाहे वो पेंशनर्स की विंग हो, चाहे वो नए बच्चों के, नए सैनिकों की भर्ती का मामला हो, कि जल्दी से जल्दी हो हल। दुनिया में, भारत में कम से कम किसी में भी समस्या कोई हो तो चल सकती है, लेकिन भारतीय सेना के साथ कोई भी समस्या होगी तो किसी भी देशवासी को ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये अभी तक जज्बा हमारा है कि भारतीय सेना के साथ कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमारा आप कुछ भी चाहो ले लो, हमसे आप कुछ भी मांग लो, और अभी भी अगर गवर्नमेंट को किसी स्तर पे ऐसा लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अतिरिक्त है, वो दे सकते हैं, कर सकते हैं, और उस जज्बे को, सेना के जज्बे को बनाए रखिए कृपया। बहुत बहुत आभार जनमोहन साहब आपका, और मैं आपको जनरली कहूंगा, उससे वो मत कहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार।